ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों की ओर। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने से ठीक पहले आंध्र प्रदेश ने नागार्जुन सागर बांध पर कब्जा कर लिया है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसने बांध से अपनी ओर पानी छोड़ना भी शुरू कर दिया है। इस वजह से दोनों राज्यों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। जब तेलंगाना में चुनाव के लिए तैयारियां चल रही थी उसी दिन सुबह 2 बजे आंध्र प्रदेश के करीब 700 पुलिसकर्मियों ने बांध पर कब्जा कर लिया। टोंक की 4 विधानसभा सीटों की मतगणना कल होगी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। सरकारी पीजी कॉलेज में जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी ने व्यवस्थाओं और सुरक्षा को लेकर जायजा लिया। त्रिस्तरीय सुरक्षा के साथ ही हर विधानसभा की 2-2 कमरों में मतगणना होगी। टोंक विधानसभा की 20 राउंड की मतगणना होगी, जबकि मालपुरा और निवाई की 22-22 राउंड और देवले ओनियारा सीट की मतगणना 24 राउंड में होगी। पहले पोस्टल बैलेट और 8:30 बजे ईवीएम की मतगणना होगी। देखिए 3 लेयर हमने यहाँ मतगणना में 3 लेयर सिक्योरिटी की व्यवस्था की है। जो सीएपीएफ की कंपनी है वो इनसाइड और कैंपस में उन्होंने पूरी सुरक्षा व्यवस्था को संभाल रखा है। जब हमारा 25 नवंबर को मतदान संपन्न हुआ और यहाँ जो ईवीएम्स रखी गई हैं उसी समय से बिल्कुल कल मतगणना को लेकर आज ऑब्जर्वर्स जितने हमारे हैं, काउंटिंग ऑब्जर्वर्स और ज़िला निर्वाचन अधिकारी और मेरे द्वारा पूरे सुरक्षा का यहाँ पर जायज़ा लिया गया है। यहाँ पर त्रिस्तरीय सुरक्षा का इंतज़ाम किया गया है पुलिस की तरफ से। जो इनर कॉर्डन है वो सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट है, वहाँ पर बीच वाले कॉर्डन में आरएसी का डिप्लॉयमेंट है और भवन के बाहर ज़िला पुलिस के द्वारा सुरक्षा के इंतज़ाम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ कल के दिन पूरे ज़िले में करीब 565 लोगों का डिप्लॉयमेंट हमने किया है, जिसमें भवन के अंदर का भी जाप्ता है। भवन मां और 2 बच्चों की गला रेतकर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने जयपुर से ही गिरफ्तार कर लिया। 3 दिन से फरार हत्यारे की तलाश में पुलिस ने जयपुर के अलावा दिल्ली में भी उसके कई ठिकानों पर दबिश दी थी। आपको बता दें, घर के सामने कचरा और पानी डालने की बात को लेकर पुरानी रंजिश में हत्या करने की बात सामने आई है। हत्यारा महिला के पति और देवर को मारना चाहता था, लेकिन वारदात के दिन वे दोनों ही मौजूद नहीं थे। डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव ने बताया कि घटना के बाद से पुलिस ने इलाके में लगे हुए 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। इससे आरोपी ने कहा कि चाकू खरीदा है और इसकी जानकारी मिली है। पुष्टि हो गई कि शिव प्रताप ही आरोपी है। इस पूरे घटनाक्रम पर नवतेज टीवी के वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर ने डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद्र यादव से खास बातचीत की। मालवीय नगर तिरे हत्याकांड में डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव साहब ने एक बड़ा खुलासा कराया। हमारे साथ ये पूरी टीम मौजूद है, जो टीम ने 12 घंटे से भी कम समय में इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। ज्ञानचंद जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, जानना चाहेंगे क्या कुछ मोटिव रहे इस हत्याकांड? मोटिव इनिशियल तो पारिवारिक के आपस में कलह और झगड़ा था, और जो सामने परिवार है, पड़ोसी हैं, उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर इनके आपस में झगड़ा था। इस ये कारण रहा। कितना पुराना ये रंजिश मान रहे थे? ये तो जैसा कि प्रथम दृष्टया पूछताछ में आया कि डे टू डे जो एक्टिविटी है उन्हीं के आधार पे उसका छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में परिवार में झगड़ा होता था, और उस झगड़े के कारण से गाली गलौज करना है उसी के आधार पर। अभी सर ने बताया था कि इसका मोटिव था उसको, महिला को, पति को और एक और उसके बड़े भाई को मारने का। ये था कि इसके महिला को मारना और महिला के पति को, उसके छोटे भाई को मारना, इसका वो था, और उसी से वो बदला लेना चाह रहा था। लेकिन चूंकि वो महिला और बच्चों को तो मार दिया उसने, बच्चों को इसलिए मारा वो चिल्लाने लगे, और महिला को मार चुका था। और उसके बाद में वेट कर रहा था वो, करीब उसने 1 घंटा वेट किया उसमें। उसका पति करीब 5-5:15 बजे आता है। तो मील वाइली बच्चों को कोचिंग जाना था, और वो उसकी ननद आ गई, उसने दरवाज़ा आवाज़ दी, दरवाज़ा खुल गया तो उसने कहा महिला आई है, उसको मारना नहीं चाह रहा था। इस कारण से वो वहाँ से कूद के भाग गया। सर, वहाँ से मर्डर करने के बाद कहाँ गया और उसके बाद में आप लोगों की कैसे गिरफ्त में आए? मर्डर करने वाले बताया मैंने कि सीपी सर ने बताया कि वो गोवर्धन चला गया, वो ऑटो में बैठ के बस में बैठा, बस से गोवर्धन चला गया, रात्रि बिताया उसने वहाँ, रात को रहा, कल रहा, और कल शाम को ये वापस आया पैसे वगैरह लेने के, और क्या एक्टिविटी चल रही है उनको करने के लिए। और उसको हमने बस स्टैंड सिंधी कैंप से प्राइवेट एजेंसी के यहाँ से पकड़ा। अभी मर्डर वेपन अभी प्राप्त? अभी जो घटना स्थल पे एक पिस्टल मिला था, और जो बाकी अलाए कत्ल हैं वो हम इसे पूछताछ में जानकारी करेंगे, सब प्रयास करेंगे। तो ये थे डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव जी, और ये टीम आप देख रहे हैं, इनकी पूरी टीम ने करीब 12 घंटे से भी कम समय में इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। आरोपी 48 घंटे से भी कम समय में इस पूरी घटना का खुलासा कर दिया है, और कहीं ना कहीं हत्यारा जो शिव प्रताप है उसे भी पकड़ लिया गया है। उससे पूछताछ लगातार जारी है, मर्डर वेपन की तलाश जारी है। जो पिस्टल जो यूज़ की गई थी वो तो दस्तयाब कर ली गई है, लेकिन जो चाकू इस पूरे हत्या में जो मुख्य जो हम कह सकते हैं मर्डर वेपन था, उसकी तलाश की जा रही है, पूछताछ की जा रही है।
मोटिव बताया गया है कि बहुत पुराना ये रंजिश का मामला था। इसमें बचपन की एक लड़ाई का भी जिक्र यहाँ पर किया गया है और कहा जा रहा है कि डे टू डे में जो भी अड़ोसियों पड़ोसियों के जो छोटे छोटे झगड़े होते हैं, वो छोटे छोटे झगड़े इस बड़े हत्याकांड की वजह बने। और सबसे बड़ी बात है कि हत्यारे का मोटिव था, जिस महिला की हत्या की है उस महिला के अलावा उसके पति और उसके बड़े भाई को मारना उसका मोटिव था। मर्डर करने के करीब 1 घंटे तक वो वहीं पर रुका रहा, लेकिन उसकी ननंद ने जब दरवाज़ा खटखटाया, चूँकि उसकी हत्या उसे नहीं करनी थी, तो उसको धक्का देकर वो वहाँ से भाग निकला। यहाँ से सीधे गोवर्धन जी गया और फिर वहाँ से उसे पता पड़ता है कि शायद उसके परिवार को डिटेन किया गया है। तो परिवार की रखवाली के लिए, या फिर यूँ कह सकते हैं कि परिवार को देखने भालने के लिए वो एक बार वापस आया। पैसों की भी कहीं ना कहीं इसमें ज़रूरत की बात आ रही है। इन दोनों ही चीज़ों की वजह से वो वापस आया। उसके बाद में सिंधी कैंप में एक ट्रैवल एजेंट के यहाँ पर या फिर एजेंसी के यहाँ पर वो रुका रहा और वहीं से जयपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अब उससे आगे की पूछताछ जारी है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। राजस्थान के विधानसभा चुनाव का परिणाम कल घोषित कर दिया जाएगा। आपको बता दें, कल मौसम परिवर्तन के साथ ही राजस्थान की सत्ता का भी परिवर्तन होगा। सर्द मौसम के बीच राजस्थान की राजनीति की गर्माहट कल देखी जाएगी। इलेक्शन कमीशन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई है, उसका जायजा लेने के लिए नवतेज टीवी की टीम पहुंची राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज। आइए आपको दिखाते हैं नवतेज टीवी के वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर की यह खास रिपोर्ट। कल 3 दिसंबर है और कल राजस्थान की राजनीतिक दृष्टि से कल काफ़ी महत्वपूर्ण दिन हम कह सकते हैं कल होने वाला है, क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनावों की मतगणना कल की जाएगी। आपको बता दें, इस समय हम खड़े हैं राजस्थान के जयपुर में कॉमर्स कॉलेज के बाहर, जहां पर मतगणना केंद्र बनाया गया है। हम इस समय खड़े हैं प्रवेश द्वार नंबर 2 पर, जहां से प्रत्याशियों की एंट्री की जाएगी। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय सुरक्षा का घेरा यहाँ पर पूरा बनाया गया है। मतगणना की संपूर्ण तैयारियां पूरी हो चुकी है। त्रिस्तरीय, जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच करीब 2552 टेबल पर कुल 4180 राउंड में मतगणना की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि मतगणना की पूरी प्रक्रिया की हम कह सकते हैं वीडियोग्राफी की जाएगी, सीसीटीवी कवरेज इसकी की जाएगी। 199 विधानसभा क्षेत्रों के लिए करीब 36 मतगणना केंद्रों पर 1121 ARO की ड्यूटी लगाई गई है। आपको बता दें कि मतगणना स्थल पर ट्रेंड टीवी पर भी रुझान जारी होंगे। थोड़ी ही देर पहले इलेक्शन कमिश्नर की एक प्रेस वार्ता हुई थी, जिसमें राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना के बारे में प्रवीण गुप्ता जी ने संपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया था कि प्रदेश की तमाम 199 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना 33 जिला मुख्यालयों के 36 केंद्रों पर कल यानी कि 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि मतगणना के लिए 1021 ARO की ड्यूटी लगाई गई है। जयपुर, जोधपुर और नागौर में 2-2 केंद्रों पर, जबकि शेष 30 निर्वाचन क्षेत्रों में 1-1 केंद्र पर वोटों की गिनती की जाएगी। आपको बता दें कि मतगणना की संपूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस आयुक्त एवं पुलिस अधीक्षकों को मतगणना केंद्र में सुरक्षा की दृष्टि से सभी तरह के कड़ाई के निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करवाया गया है। साथ ही मतगणना के दिन शुष्क दिवस यानी कि कह सकते हैं कि ड्राई डे की भी घोषणा की गई है। प्रवीण गुप्ता जी ने आगे बताया कि मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। केवल अधिकृत पास धारक व्यक्ति को ही मतगणना केंद्र के अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति इस गेट के अंदर नहीं जा सकेगा। आपको बता दें कि अगर इन सुरक्षा स्तर की अगर हम बात करें तो मतगणना सेंटर पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग अलग मतगणना हॉल बनाए गए हैं। आपको बता दें कि भले ही वो विराटनगर विधानसभा क्षेत्र हो, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र हो, हवा महल विधानसभा क्षेत्र हो, हर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग मतगणना केंद्र के स्थल बनाए गए हैं। मतगणना कर्मियों का रैंडमाइजेशन त्रिस्तरीय स्तर पर होगा। प्रथम रैंडमाइजेशन हो चुका है। द्वितीय स्तर का रैंडमाइजेशन मतगणना की प्रारंभ से 24 घंटे पूर्व किया जाएगा तथा तृतीय रैंडमाइजेशन मतगणना के दिन सुबह 5 बजे होगा। इतनी हम कह सकते हैं कि सावधानी बरती जा रही है, क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनावों के रिजल्ट कल घोषित किए जाएंगे। सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें, ईवीएम की मतगणना टेबल पर काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट, काउंटिंग स्टाफ तथा एक माइक्रो ऑब्जर्वर भी मौजूद रहेगा। इसी प्रकार पोस्टल बैलेट की गणना टेबल की अगर बात करें तो एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी, एक काउंटिंग सुपरवाइजर, 2 काउंटिंग असिस्टेंट तथा एक माइक्रो ऑब्जर्वर मौजूद रहेगा।
माइक्रो ऑब्जर्वर केंद्र सरकार के विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे। प्रदेश में गणना के लिए 2552 टेबल लगाए गए हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ईवीएम मतगणना हेतु कुल 4180 राउंड होंगे। 4180 राउंड के बाद में ये तय कर दिया जाएगा कि अब राजस्थान विधानसभा चुनाव कौन सी पार्टी जीती है, किसके सिर पर राजस्थान का ताज सजेगा। आगे आपको अगर जानकारी के लिए बताएं कि सबसे अधिक 34 राउंड शिव विधानसभा क्षेत्र में तथा सबसे कम 14 राउंड अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में होंगे। और ये दोनों ही विधानसभा सीटें पूरे चुनाव के दौरान काफ़ी हम कह सकते हैं रोचक स्थिति बनाए रखी। शिव विधानसभा की अगर बात करें तो वहाँ पर कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए, फिर उसके बाद बीजेपी छोड़कर निर्दलीय चुनाव में उतरे रविंद्र भाटी काफ़ी हम कह सकते हैं नामों में सुर्खियों में छाए रहे। निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा और अब देखने वाली बात ये होगी कि कल मतगणना के बाद में अगर वो जीतते हैं तो उनका अगला स्टेप क्या होता है। तो वैसे ही अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र भी पूरे विधानसभा चुनावों के दौरान काफ़ी चर्चा में रही। इसके आगे अगर हम बात करें कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमान प्रवीण गुप्ता ने बताया कि स्ट्रांग रूम से मतगणना स्थल तक मशीनें पहुंचाने के लिए विधानसभा क्षेत्रवार पृथक रास्तों यानी कि अलग अलग रास्तों की व्यवस्था निर्धारित की गई है। पूरे इन रास्तों की भी सीसीटीवी कवरेज होगी, वीडियोग्राफी की जाएगी और उसके बाद में शाम करीब 5 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव किस पार्टी ने, किस प्रत्याशी ने जीता है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे सुरक्षा की दृष्टि से हर एक कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से जो गार्ड यहाँ पर प्रहरी के रूप में यहाँ पर तैनात हैं, किसी को भी बिना वैलिड कागज़ के अंदर ना जाने दे रहे हैं, ना अंदर से बाहर आने दे रहे हैं और हर प्रकार की चेकिंग हो वहाँ पर की जा रही है, रजिस्टर मेंटेन किए जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से सुरक्षा यहाँ पर बिल्कुल भी हम कह सकते हैं उसमें कोई बाधा ना पड़े, क्योंकि कल एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू कर दी जाएगी और उसके बाद में शाम करीब हम कह सकते हैं कि 5 या 6 बजे तक संपूर्ण स्थिति क्लियर हो जाएगी। और 8 बजे के बाद में हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8 बजे जब मतगणना शुरू होगी तो पहले जो रुझान है, इन रुझानों पर हर एक व्यक्ति की नज़र है, हर एक मीडिया एजेंसी की नज़र है, हर एक पार्टी, हर एक प्रत्याशी की नज़र इन रुझानों पर है। कह सकते हैं कि पहले रुझान करीब 9 बजे से आने शुरू हो जाएंगे और रुझानों के सिलसिले के बाद में लगभग धीरे धीरे तस्वीर क्लियर होगी कि कल जो मतगणना होगी उसके बाद में कौन कौन से प्रत्याशी विजयी होंगे, कौन कौन से प्रत्याशियों को हार का मुंह देखना पड़ेगा। ये कल के बाद हम कह सकते हैं कि तय हो जाएगा। आज हमने पूरे दिन भर हम जयपुर में हम कह सकते हैं अलग अलग जगहों पर हमने विजिट करी है। बीजेपी मुख्यालय हम गए, कांग्रेस मुख्यालय हम गए, लेकिन हम कह सकते हैं कि मुख्यालयों के द्वार से, मुख्यालयों के अंदर क्या कुछ माहौल है उससे काफ़ी कुछ तस्वीर है जो वो क्लियर होती है। कांग्रेस मुख्यालय पे हम गए, पीसीसी मुख्यालय पे, वहाँ पर शांति पसरी हुई थी। आम आदमी पार्टी जिसने करीब 80 से ज़्यादा उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में उतरे थे, वहाँ पर भी शांति थी। लेकिन अगर बात करें हम बीजेपी मुख्यालय की तो वहाँ पर गहमा गहमी चहलकदमी वहाँ पर लगातार बनी हुई है। लोगों के आने जाने का सिलसिला लगातार वहाँ पर चालू है और हर एक स्टेप, कल क्या क्या स्टेप मतगणना के दौरान उठाए जाएंगे, लगातार मीटिंगों का दौर चालू है। उसके उलट अगर हम कांग्रेस की बात करें तो वहाँ पर भी मीटिंग चल रही है, लेकिन वहाँ पर ये मीटिंग चल रही है कि कब बाड़ेबंदी की जाए। हेलीकॉप्टर लोग कह रहे हैं, राजनीतिक हलकों में एक कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से हेलीकॉप्टर तक तैयार किए जा चुके हैं। हालांकि ये कितना सच है कितना झूठ, नवतेज टीवी इस पर कोई मुहर नहीं लगाता है, लेकिन कहने वाली बात यह है कि दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है, अपने अपने लोग तैयार कर लिए कि कौन से लोग कौन सी जगह कौन से बूथ पर जाकर मैनेजमेंट पूरा संभालेंगे ताकि मतगणना में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी, कोई रुकावट ना आए। क्योंकि विधानसभा चुनावों के समय जब पोलिंग हो रही थी उस समय संपूर्ण राजस्थान में कहीं कहीं पर इस प्रकार की सूचना आ रही थी कि जो BLOs हैं वो जानबूझकर वो धीमी वोटिंग करा रहे हैं। इस धीमी वोटिंग की प्रक्रिया के कारण कितना क्या कुछ नुकसान प्रत्याशियों को हुआ है वो कल होने वाली मतगणना के बाद में क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब किसी भी प्रकार की कोई असावधानी ना हो, मतगणना के समय कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए दोनों ही प्रमुख पार्टियां तैयार हैं। अपने अपने लोग, अपने अपने एजेंट उन्होंने तैयार कर लिए हैं जो अलग अलग बूथ पर विधानसभा वार वो वहाँ जाकर बैठेंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि कल यानी कि 3 दिसंबर को मौसम के लिहाज से मौसम में परिवर्तन होगा और राजनीतिक दृष्टि से 3 दिसंबर को ही राजस्थान की सत्ता का भी परिवर्तन देखा जाएगा। और महत्वपूर्ण बात जो कि नवतेज टीवी बार बार आपको बताता रहा है,
कल के बाद में ये तय हो जाएगा कि राजस्थान में राज बदलेगा या फिर रिवाज बदलेगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम कल घोषित कर दिए जाएंगे। आपको बता दें, मतदान से पहले तमाम पार्टियों ने और प्रत्याशियों ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाना शुरू कर दिया था और अब कल वो तारीख है जब सभी की मेहनत का परिणाम जारी किया जाएगा। आपको बता दें, कल ही ये भी सामने आ जाएगा कि राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज। चुनावों के परिणाम को लेकर बीजेपी के 3 कद्दावर नेता घनश्याम तिवारी, अरुण चतुर्वेदी और मोहनलाल गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए भाजपा को प्रचंड बहुमत से जीतकर सरकार बनाने का दावा किया है और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कितनी सीटें मानकर चल रहे हो? एग्जिट पोल में तो कई जगह एग्जिट पोल के बारे में मेरा ये मानना है कि वो कॉमर्शियली भी मिलाया जाता है और कुछ सत्यता के आधार पर भी होता है, लेकिन उसका जो मिला जुला पोल सा पोल है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। अराजकता से मुक्ति मिलेगी, भाजपा सरकार बना रही है। कितनी सीटें आ रही है एग्जिट पोल तो? मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन ये आश्वस्त हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएगी। लेकिन अशोक गहलोत जी ये कह रहे हैं भाई साहब कि एग्जिट पोल का कुछ भी परिणाम आए, हमें एग्जिट पोल से नहीं, गहलोत सरकार अपनी स्कीम के दम पे सरकार लेगी। मैं एग्जिट पोल के आधार पर बात नहीं कर रहा, मैं जमीनी सच्चाई के आधार पर बात कर रहा हूँ। और ज़मीन को लगातार राजस्थान में घूमने के बाद जो मैंने लोगों के चेहरों को देखा, कार्यकर्ताओं से फीडबैक आया, उस सब के आधार पर आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में। कांग्रेस में तैयारी कर रही है, वो कह रही है हम सत्ता में आ रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं। ये तो अशोक गहलोत जी से पूछिए और नाई रे नाई कितने बाल, ज़्यादा टाइम नहीं बचा। मैं लगता 12 घंटे का समय, उसके बाद सबके सामने आ जाएगी। दिन है और कल भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयश्री प्राप्त होने वाली है और हम सब खुशियां मनाने वाले हैं और इसी खुशी के मौके पर आज यहाँ आए हैं कि ताकि कल की जश्न की तैयारी कर सकें। मोहन जी, 4 दीवारी में 3 सीटें आती हैं, 4 दीवारी में 3 सीटों का क्या स्थिति रहेगी? सब जीतेंगे, सब जीतेंगे। पूरी लहर है भारतीय जनता पार्टी की। किशनपोल सीट को लेकर क्या आकलन है आपका? पूरा आकलन भी जीतेंगे। कितनी लीड से? जी कितनी सीटें 10,000 से ज़्यादा। और पूरे राजस्थान की बात की जाए 140। 140 क्या आधार है 140 सीटों का जो आप बता रहे हैं? क्योंकि लगातार जो रुझान है इधर कह रहे हैं कि 110 115 सीटें आ रही है रुझानों का आधार। देखिए, ये जो अनुमान है केवल हर वर्ष या हर 5 वर्ष में जब भी चुनाव होते हैं इस प्रकार के एग्जिट पोल आते हैं और जो पार्टी बढ़त की ओर होती है उसको ज़्यादा बढ़त मिलती है। वो 110 दे रहे हैं, 120 दे रहे हैं, लेकिन मेरा अनुमान है 140 का। उधर अलीगढ़ के थाना चंडौस क्षेत्र में गांधी इंटर कॉलेज में प्रशासन की लापरवाही के चलते दूसरी बार बड़ा हादसा सामने आया है, जहां कॉलेज प्रशासन की अनदेखी के चलते कॉलेज परिसर में करंट लगने से करीब आधा दर्जन छात्राएं झुलस गई, जिसके चलते कॉलेज परिसर में छात्र छात्राएं समेत स्कूल स्टाफ में अफरा तफरी का माहौल हो गया। छात्राओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं दूसरे स्टूडेंट ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कॉलेज परिसर में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्राओं ने बताया कि इससे पहले भी कॉलेज परिसर में इस तरह का हादसा हो चुका है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रतापगढ़ में जिटवारा के विरसिंहपुर गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने अशोक सिंघल की मूर्ति का उद्घाटन किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मौर्य ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। साथ ही कहा कि एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जीतेंगे, वहीं तेलंगाना और मिजोरम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अखिलेश यादव के पास कोई राजनीतिक विजन नहीं है। विपक्ष ने अपने कार्यकाल में गौवंशों के गर्दन पर खंजर चलवाने का काम किया है। हम यह मानते हैं कि जितनी व्यवस्था होनी चाहिए वह अभी नहीं है। हम लोगों ने 250 करोड़ का प्रावधान किया है। गौवंशों को व्यवस्थित करेंगे, सरकार की प्राथमिकता के आधार पर कार्य करेंगे। तरनतारण में बीती रात खालरा गांव की नहर से ड्रोन को सफलतापूर्वक बरामद किया गया है। खालरा के सरकारी स्कूल में ड्रोन से गिराई गई 2 पिस्तौलें बरामद की गई हैं। इस संबंध में डीएसपी भिखिविंड इंदर सिंह ने बताया है कि सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खालरा के ग्राउंड में टेप से लिपटे पैकिंग की सूचना मिली थी, जिसकी सूचना पर बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। पीली टेप से लिपटे पैकेट बरामद हुए हैं, जिन्हें खोलने पर 2 पिस्तौलें निकली हैं। पाकिस्तान जिथे साडे बॉर्डर दे विच हीरोइन भेज के साडे नौजवानों नूं गलत राह पाउणा चाहुंदा है, उसे लड़ी दे विच अज जिहड़ी खालड़ा पुलिस नूं ते बीएसएफ नूं वड्डी सफलता हासिल हुई।
ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ 2 ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਡ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਲੌਕ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਇੰਸਟੈਂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ पिस्टल ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਆ। ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। राजस्थान विधानसभा के नतीजे कल आने वाले हैं। सभी प्रत्याशियों की अपने तरफ से सारी ताकत झोंकती है और इसी ताकत में एक है धन बल अर्थात चुनावी खर्च, जिसकी सीमा चुनाव आयोग ने 40 लाख रुपए हर प्रत्याशी के लिए निर्धारित की है और सभी प्रत्याशियों ने इस सीमा का बखूबी सम्मान किया है। राजस्थान का चुनाव राज बनाम रिवाज का बना हुआ है, जिसमें जहां एक और बीजेपी का कहना है कि राज बदलेगा रिवाज नहीं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि जो राजस्थान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ वो इस बार होगा, जब विधानसभा चुनाव में रिवाज बदलेगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने 40 लाख की सीमा निर्धारित की है और इसको ध्यान में रखते हुए सभी प्रत्याशियों ने उसी आधार पर अपना बजट खर्च किया है। बात की जाए अगर जयपुर की विधानसभा सीटों की, तो अधिकांश प्रत्याशियों ने अपना खर्च 10 लाख से कम ही दर्शाया है। प्रत्याशियों के इस खर्चे में 4 से 5 लाख का खर्चा चाय नाश्ते पर किया गया और शेष 3 से 5 लाख का खर्च गाड़ियों, विज्ञापनों और अन्य प्रचारों पर खर्च किया गया है। आपको बता दें, जयपुर जिले की कुल 19 विधानसभा सीटों पर करीब 34 प्रत्याशियों ने अपना चुनावी खर्चा 10 लाख से कम दर्शाया है। शहर की सांगानेर विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 20-20 लाख रुपए का खर्चा प्रत्याशियों ने किया है। वहीं अगर सबसे कम खर्च की बात करें तो वो किशनपोल विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं, जिन्होंने अपना खर्च 3.40 लाख के लगभग बताया है। विद्याधर नगर विधानसभा सीट, कांग्रेस प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल ने अपना चुनावी खर्च 5.27 लाख रुपए दिखाया है। सीताराम अग्रवाल ने प्रति फूल माला 10 रुपए खर्च किए हैं, तो चाय पर 5 रुपए प्रति चाय खर्च किए हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी ने अपने खर्च 8.20 लाख रुपए दिखाया है। उन्होंने प्रति चाय 5 रुपए खर्च किए हैं और प्रति कचौरी 12 रुपए खर्च किए हैं। झोटवाड़ा विधानसभा सीट, कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक चौधरी ने अपना खर्च 10.64 लाख रुपए दिखाया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अपना खर्च 8.44 लाख रुपए दिखाया है। आमेर विधानसभा सीट, कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत शर्मा ने 9.06 लाख रुपए खर्चा दिखाया है। उन्होंने प्रति फूलमाला 10 रुपए का खर्चा किया और टोपी पर 3 रुपए का खर्चा किया है। उनके प्रतिद्वंदी बीजेपी से सतीश पुनिया ने 7.58 लाख रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने प्रति चाय 5 रुपए किए और प्रति फूलमाला 10 रुपए खर्च किए हैं। हवा महल विधानसभा सीट, कांग्रेस प्रत्याशी आर तिवारी ने 8.69 लाख रुपए खर्च किए हैं, जिसमें उन्होंने प्रति चाय 10 रुपए और प्रति वाटर कैंप पर 20 रुपए खर्च किए हैं। वहीं दूसरी ओर बाल मुकुंद आचार्य ने 6.88 लाख रुपए खर्च किए हैं, जिसमें उन्होंने प्रति फूलमाला 10 रुपए और प्रति चाय 5 रुपए खर्च किए। सांगानेर विधानसभा सीट, प्रत्याशियों के खर्चे के आधार पर यह जयपुर शहर की सबसे महंगी सीट है। कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज ने 20.49 लाख रुपए खर्च किए हैं, तो प्रतिद्वंदी बीजेपी प्रत्याशी भजनलाल शर्मा ने 26 लाख का खर्च दर्शाया है। मालवीय नगर विधानसभा सीट, कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना शर्मा ने 12.73 लाख का खर्चा दर्शाया है, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सर्राफ ने अपना खर्च 10.28 लाख रुपए दर्शाया है। किशनपोल विधानसभा सीट, प्रत्याशियों के खर्चे के आधार पर यह जयपुर शहर की सबसे कम खर्चे वाली सीट है। कांग्रेस प्रत्याशी अमीन कागजी ने 6.61 लाख रुपए खर्च किए हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी चंद्र मनोहर बटवाड़ा ने केवल 3.36 लाख रुपए खर्च किए और यह जयपुर शहर सीट पर सबसे कम खर्च करने वाले प्रत्याशी हैं। आदर्श नगर विधानसभा सीट,
कांग्रेस प्रत्याशी रफीक खान ने 10 लाख रुपए खर्च किए, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी रवि नैयर ने 19.71 लाख रुपए खर्च किए हैं। तो ये था जयपुर शहर के सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों के चुनावी खर्चे का लेखा जोखा। बढ़ेंगे आगे। राजनीति में राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप तो आमतौर पर हमेशा से देखने को मिलता रहा है, लेकिन आरोपों के तीर जब चुनाव के समय पार्टियां चलाती हैं तो चर्चा तेज हो जाती है। बात अगर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की करें तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जुबानी जंग हमेशा से देखने को मिला है। बीजेपी अपने कार्यकाल में विकास के मुद्दे को गिनाती है तो समाजवादी पार्टी सरकार पर तंज कसने से पीछे नहीं हटती। ऐसा ही कुछ यूपी विधानसभा में देखने को मिला। सीएम योगी ने जब सपा को अराजकता का पर्याय बताया तो अखिलेश यादव ने सरकार को जाति जनगणना के मुद्दे पर घेरा। रिपोर्ट देखिए। कि बड़ा हसीन है उनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में बेखौफ बस्तियां लूटी, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को सपा प्रमुख और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सीएम योगी ने एक दूसरे पर शब्दों के बाण चलाए। अनुपूरक बजट को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि जब सरकार खर्च नहीं कर पा रही है तो ये अनुपूरक बजट क्यों। इस दौरान उन्होंने किसानों का मुद्दा भी उठाया और कहा कि क्या गेहूं सरकार ने खरीदा या निजी कंपनियों से खरीदवाया। कृषि उपकरणों पर जीएसटी 12 से 18% क्यों कर दिया गया। अखिलेश यादव के सवालों का सीएम योगी ने चुन चुन कर जवाब दिया और सपा सरकार के दिनों की याद दिलाई। सीएम योगी ने सदन में अखिलेश यादव के सामने कहा कि 2017 के पहले सरकार को विरासत की चिंता थी तो बस कब्रिस्तान की। हमारी सरकार ने पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में हमने अच्छा काम किया है। अखिलेश सरकार को चिंता ही नहीं थी कि कैसे किसी पर्यटन क्षेत्र को विकसित करे, बस चिंता थी कब्रिस्तान की। स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया था। क्या इस सप्लीमेंट्री बजट में स्मार्ट सिटी का कहीं स्थान है? मुझे तो ये लगता है कि 5 साल का वो कार्यकाल और लगभग 2 साल अब पूरे होने जा रहे हैं। ये सरकार खुद महसूस कर गई है कि अब वो स्मार्ट सिटी नहीं बना सकती, स्मार्ट सिटी नहीं बन पाएगी। और अगर कोई काम चल भी रहा होता है तो इस सरकार को पता है कि चलती चक्की में रोड़ा कैसे अटकाना है। ये रोड़ा अटकाने वाली सरकार है, विकास गति को रोकने वाली सरकार है। और फिर पीडब्ल्यूडी में नंबर 2 पे सबसे ज्यादा बजट आप सप्लीमेंट्री में मांग रहे हैं। आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में उसमें भी पैसा मांग रहे हैं। कब उद्घाटन हुआ था? हमारे माननीय सदस्यों को याद होगा किस जमाने में उद्घाटन हुआ, और आज भी पैसा मांग रहे हैं उसके अंदर। दूसरा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, उसके लिए भी पैसा मांग रहे हैं आप। जवाब इस बात का आता है कि साहब हमारे यहाँ ये पर्यटन केंद्र है, ये मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत बन रहा है। और कल एक बिल यहाँ पे इस माननीय सदन ने पास किया है जिसमें एक सहभागिता योजना भी लेकर के आई है पर्यटन विभाग, जिसमें किसी भी पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए आधा पैसा अगर माननीय विधायक अपनी निधि से दे रहा है तो आधा पैसा सरकार उसके साथ जोड़ेगी और माननीय विधायक की संस्कृति पर वहां पर पैसा दिया जाएगा। और ये कार्य हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन 17 के पहले मानव बिंदुओं की पुनर्स्थापना का खर्च नहीं होता था। 17 के पहले विरासत के प्रति सम्मान का भाव ये नहीं था, उनको विरासत की चिंता नहीं थी। 17 के पहले चिंता थी कब्रिस्तान की। 17 के पहले चिंता किसी अच्छे पर्यटन केंद्र के रूप में किसी चीज को विकसित कर सके उसके बारे में चिंता हो, ये नहीं थी। आज महोदय मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश 17 के पहले डोमेस्टिक इंटरनेशनल टूरिज्म में काफी पीछे था और सुरक्षा दंगों के कारण कोई आना भी नहीं चाहता था।
वहीं अखिलेश यादव ने सदन में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते हुए सरकार जातिगत जनगणना पर चुप क्यों है, आगे कहा जवाब क्यों नहीं देती, पिछड़ा और दलितों की स्थिति क्या है, जाति का जनगणना की मांग पर सरकार का क्या रुख है। अखिलेश के इस बयान का जवाब देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं होता था तो जाति लाते हैं, गरीब का हाल, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा था, जब इंसेफेलाइटिस बढ़ता था तब पीडीए याद नहीं आया था, तब तो राजूपाल की हत्या कराते थे या अखिलेश निषाद की हत्या कराते थे। अराजकता और गुंडाराज चरम पर थी। अखिलेश यादव ने कहा कि साड़ नदी है और वह उनका संरक्षण कर रही है। उन्होंने कहा कि आज सड़क पर ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा सांड दिखाई देते हैं। गौशाला की क्या दुर्दशा है, क्या 250 करोड़ काफी है। अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सड़क पर हर जगह मवेशी है, गौशाला के नाम पर केवल लूट हो रही है। पिछले बार भी सूची दी थी, जिनकी जान सांड से गई थी उनको कितनी मदद की, सिर्फ 250 नहीं 5000 करोड़ दे। सीएम योगी ने इसका जवाब देते हुए कहा, अखिलेश यादव की चिंता तो बूचड़ खानों के बंद होने की है, उनकी चिंता गौवंश की नहीं है। गौवंश के लिए हमने काम किया, यह सच नहीं है कि हमने सिर्फ 100 करोड़ रुपए खर्च किए। गौवंश के लिए 11 लाख हमने दिए हैं, 3000 करोड़ रुपए हैं हमारे मूल बजट में। आपकी चिंता है कि बूचड़ खाने बंद क्यों हो रहे हैं, गौवंश से आपको चिंता नहीं है, बूचड़ खाने बंद हो गए, ये चिंता है आपको अखिलेश जी। अभी कुछ साथी चिंता कर रहे थे जाति जनगणना को लेकर के। अध्यक्ष महोदय, पूरा देश चाहता है जाति जनगणना हो और अंतोगत्वा मैं कहता हूं, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं, मैंने पहले भी प्रेस में कहा, ये बीजेपी के लोग भी जाति जनगणना में खड़े हो जाएंगे। देखिएगा, ये समय आएगा कि बीजेपी के लोग भी कहेंगे हाँ जाति जनगणना होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के ही समय के कारनामे हैं और इसीलिए ये प्रदेश के बारे में जो इतनी गलत धारणा बनी थी, जो यहां का नौजवान अपनी पहचान को छुपाता था, इन्हीं कारणों से छुपाता था। प्रदेश के अंदर 66 माफिया और उनके गैंग्स के जो सदस्य हैं, कुल 1044 के विरुद्ध 590 अभियोग पंजीकृत भी किए गए और 506 की गिरफ्तारी भी की गई। इसमें उनके खिलाफ बहुत अन्य तमाम कार्रवाई भी की गई और बाकी तो और व्यक्ति जानता ही है, उत्तर प्रदेश में तो बाकी अपराधी और माफियाओं के खिलाफ कैसे कार्रवाई होनी है, इसके बारे में बताने की आवश्यकता ही नहीं है। सपा और बीजेपी का हमला यही नहीं रुका। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यूपी की स्वास्थ्य सेवा सबसे खराब है और इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। क्या सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है? अस्पतालों में प्राइवेट पार्टनरशिप हो रही है, कितने मेडिकल कॉलेज खोले गए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा सरकार में कैसे काम होते थे, इसकी मिसालें हैं। सीएम ने कहा कि अनुपूरक बजट से सरकार सर्वांगीण विकास की सोच को आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश आज सरप्लस प्रदेश माना जाता है। बहरहाल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी होकर जाता है। यही कारण है कि यूपी के सियासी पिच पर राजनेता अभी से जमीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। बड़ा हसीन है उनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में बेखौफ बस्तियां लूटी, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।